राइट, वेलकम बैक। आ गए वापस सुन रहे हैं आप हॉट ड्राइव। मेरा नाम हुमायूं है। लोग पूछ रहे हैं आज आखिरी शो क्यों है आपका, तो भाई आज थोड़ी देर बाद हुमायूं भाई बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर कल एक मौलवी मिर्जा हुमायूं आएंगे जो आपकी इफ्तार की नशरियात लेकर आएंगे। तो इसलिए हमने कहा आज बड़ा कोई अच्छा सा और बड़ा अछूता सा और बड़ा डिफरेंट सा प्रोग्राम करें और हम आपकी कुछ यादों को एक बार फिर ताज़ा करें। और वो तमाम लोग के जो यकीनन यहाँ वहाँ कहीं ढूंढ रहे होंगे इन लोगों को कि जो रेडियो के एक किंग रहे हैं और वो कहाँ चले गए, लेकिन मैंने शो से पहले ही बहुत सारी बातें उनसे कर ली हैं। हमारे साथ आज असफर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हुमायूं। बाकी वापस रेडियो बूथ में बैठ के अजीब सा लग रहा है और मानी इत्तेफाक से नहीं आज मेरे साथ, तो अकेला ही हूँ, लेकिन पुरानी यादें बहुत सारी जो है ना ताज़ा हो गई। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाला इतने मसरूफ स्केड्यूल में से और आप हमारे शो पे आ गए। मतलब ये तो हमारे लिए एक ड्रीम था कि असफर हमारे शो पे हो। सो थैंक यू वेरी मच। ये बताएं हमारे सुनने वालों को सबसे पहले कि क्या चल रहा है आज का। आजकल अब हमारा शो चल रहा है एक टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने क्रिएट किया है और ताबिश हाशमी एक पाकिस्तान को नया प्रेजेंटर होस्ट एक नया टैलेंट दिया है। जो बात और बाकी बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है, बहुत इज वेरी गुड। और बड़े सालों से मैं ताबिश के साथ काम करना चाह रहा था, 2007-8 से जानता हूँ उसको। तो मैं कहता था कि यार ताबिश कुछ साथ करते हैं, तो वो कहता था यार सुबह मैं अब तो MBA हो गया हूँ, मैं जॉब अब स्टार्ट कर दी है और मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब में काफी प्रोग्रेस कर गया हूँ, तो ऐसा ना हो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ खड़े होके आपके साथ स्टेज पे या आगे पीछे कुछ कर रहा हूँ और लोग दफ्तर मुझे सीरियसली ना ले कि हमारे। मैं कहता है वो कि सही जो करता है, कहता है कि मैं खड़ा हुआ किसी को डांट रहा हूँ और कह रहे सर मतलब लोग हंस रहे हैं ना, डांट सीरियसली नहीं ले रहे। तो कहने लगा, मुझे लगता था कि ये सीरियसनेस पे इफेक्ट होगा। फिर कह रहा है मैं कनाडा चला गया तो जाने लगा, तो मैं तब असुरा को मुझे उसने अप्रोच किया, बोला असुरा आप कुछ करते हैं, तो मैंने फिर बोला चलो बनाते हैं कुछ। तो फिर हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया टू बी ऑनेस्ट। अभी रिसेंटली रमजान की ट्रांसमिशन हैं, तो उसमें दराज जो एक बड़ा ब्रांड है उन्होंने हमारे साथ मिलकर शो किया है, तो अभी वो खत्म हुआ है रिसेंटली। और एक हमने किसी और ब्रांड के लिए भी कुछ छोटी सी चीज की, तो इंटरेस्टिंग है, चल रहा है, काम चल रहा है बस, लेकिन डिफरेंट है। अच्छी TBS 3.0 भी आ रहा है। यस 3.0 आ रहा है। तो TBS 3 जो है उसमें मैं आपको एक देता हूँ कि कौन कौन गेस्ट होंगे। उसमें हमारे पास इस बार अनयूजुअल लिस्ट है। हुमायूं इस बार वसीम अकरम है, मोइन खान है। ये तो हमारे हमने इस तरह की बनाया है पूल इस वक्त लोगों का इस बार कि उसमें सिर्फ एक्टर्स ना हो, उसमें प्रोफेशंस हमने डिफरेंट रखे हैं। इसमें एक वो चौधरी फिल्म के हीरो जो है तारिक इस्लाम साहब, जो तारिक इस्लाम असल में DSP हैं और उन्हें चौधरी फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो उनको बुलाया एज अ पुलिस वाला। तो एक पुलिस वाले भी हमारे पास है। फिर हमने बुलाया फारूक सत्तार साहब भी आ गए, बिकॉज लास्ट टाइम पॉलिटिशियन में मुस्तफा भाई थे, तो फारूक भाई को जवाब भी देने थे उनके, तो वो आ गए। फिर हमने बुलाया है इस बार नताशा बेग जो सिंगर हैं, सही और जबरदस्त सिंगर हैं, और उनकी वो वाली पॉपुलैरिटी है, उसे बोलते हैं वो वाला फेम नहीं है उनका, फेम उनका स्किल बेस्ड फेम है और उनको वाकई जो लोग पसंद करते हैं वाकई पसंद करते हैं। वो पॉप म्यूजिक नहीं गाती, वो तो सूफी कलाम गाती हैं और बहुत सारी और चीजें गाती, तो उनका इंटरव्यू बहुत मजे का हुआ। फिर दो लड़कियां हैं सहर खान और नोइना शम्स, वो एक जो है वो साइकिलिस्ट हैं और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स करती हैं, समर खान और सहर, और दूसरी रोइना शम्स जो है स्क्वॉश प्लेयर है और वो दीर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और वो वहां से कैसे निकली स्क्वॉश खेलते हुए और कैसे उसको कितनी मुश्किल सामना करना पड़ा। तो वो दो लड़कियां, इस तरह की हमने काफी इंटरेस्टिंग मिक्स बनाया इस बार, और उसमें हंसी मजाक भी ऑफ कोर्स। अब सवाल ये है कि क्या ये उन तरह के तमाम जैसे आपने स्पोर्ट्स वाले लोग और इन लोगों को इसमें इंडल्ज किया, तो क्या वो इस तरह का कॉमेडी और वो चीजें हम एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह का एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम मतीरा का था, एक अलग ही प्रोग्राम था तो जिसमें और बहुत सारे लोग थे, तो मतलब क्या ऐसा होगा? मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा हम सीरियस हो जाएंगे उसमें। मैं बताऊँ किस तरह का चक्कर है। देखिए, जब हम लोग दोस्तों में उठते बैठते हैं मिलते हैं, आइडिया शो का ये है कि जब आप दोस्तों में उठते बैठते हैं तो वहां पर आप फेक नहीं होते, आप बैठे हैं चाय के टी में बैठे हुए गप लगा रहे हैं, तो उसमें मजाक भी होता है लेकिन सीरियस बातें भी होती हैं, किसी का मसला भी डिस्कस होता है, तो उसी को गपशप बोलते हैं, उसी को संगत बोलते हैं। संगत सही, तो वो संगत का है। और टू बी ऑनेस्ट नाम इसलिए कि सच बोलो यार, आके हमारे शो पे झूठ नहीं बोलो। जो लोग आके फेक बनते हैं उनका शो वैसे ही फ्लॉप हो जाता है, भले वो कितना बड़ा नाम क्यों ना हो। वसीम भाई यार बिल्कुल फेक नहीं थे, जिस तरह के हैं मजंग के, जहाँ वो लाहौर के जिस तरह के थे उन्होंने वैसे ही बातें की। मोइन खान है बिल्कुल फेक नहीं थे, लग रहा था कराची का रोंडा बैठा बातें कर रहा है। फारूक भाई बिल्कुल फेक नहीं थे। तो जो भी फेक होगा, भले वो कितना बड़ा स्टार क्यों हो, कितना फनी क्यों ना हो, फेक ना हो। तो गेम ये है उसके अंदर। तो फनी तो ताबिश ऑब्वियसली है, तो वो सीरियस बात को फनी तरीके से बोल देता है।
तो वो शो बोरिंग नहीं होगा, डोंट वरी, बहुत मजे का बनेगा। चलें, गुड। असफर से और बातें होती रहेंगी और हम चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें सो यू मोर देन वेलकम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के उस पार एक जबरदस्त सा गाना उसके साथ मिक्स करेंगे एंड देन विल बी बैक आफ्टर छोटा सा ब्रेक। गाना और बहुत सारी बातें हमारी आज की शो पे होती रहेंगी, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे पुट। सुनते रहें हॉट FM 105, बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी खुशखबरियां आपको हमारे शो से और हमारे आने वाले दिनों की ट्रांसमिशन से मिलती रहेंगी। सो आई बी बैक, गुड इवनिंग। राइट, वेलकम बैक। आ गए हैं वापस, आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 से हॉट ड्राइव। असफर अली हमारे साथ। एक बहुत लंबा सा ब्रेक था और हमने उस लंबे ब्रेक में बहुत सारी गप्पे मारी और हम आपको बाद में कभी बताएंगे कि हमने क्या क्या गप्पे मारी। सो वापस आ चुके हैं हम। अच्छा, कुछ सवालात वो जो आपके लिए हमें किसी ने भेजे जी, मैं वो आप पर्सनल सवाल है, अगर आप उसमें से किसी का जवाब ना भी देना चाहें तो आप बिल्कुल ना दें। ये सवाल हमें हमारी बहुत अच्छी दोस्त है बीनिश, उन्होंने भेजे हैं और बीनिश ने जो सवाल भेजे थे वो कहाँ गए? गुड क्वेश्चन, मैं सब घुमा दिया आपने। बीनेश, फिर मैं भी तुमसे बहुत से सवाल पूछने वाला हूँ। बिल्कुल, जो सवाल पूछ रही। ओके, सो नहीं कहाँ चले गए। ये होता है जब आपके सामने स्टार बैठा हो ना तो आप ऐसे कर लेते हैं हरकतें। ओके भाई, पहला सवाल, जिंदगी की वो कौन सी कामयाबी या खुशी है जिसे सोचकर आज भी दिल खुशी से भर जाता है? या इस तरह की 2-3 है। सबसे पहली तो ये थी कि सब सेट है। जब बना रहा था मैं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी डिफरेंट और यूनिक चीज बनेगी और जो मेरी अपनी अंदर की सोच है वो लोग देख के उससे रिलेट भी करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी और उनकी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाएगा इतना बड़ा। तो वो बहुत बड़ी खुशी है। एक मैं उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। मुझे हर उस चीज में अचीवमेंट लगती है या खुशी महसूस होती है जब मैं कोई चीज जो सिर्फ दुनिया में मैं सोच रहा हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट करके लोगों के सामने लेकर आऊँ और लोग बोले अच्छी है, तो लगता है यार कुछ भाई की यूनिक सोच थी और लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू। चलिए, सब सेट है फिर इसका, सब सेट है। जबरदस्त। दूसरा सवाल, आप किसी सवाल का ना जवाब देना चाहें तो आप वो भी बिल्कुल बता सकते हैं, स्किप करो। जिंदगी की वो कौन सी गलती है जिसका अजाला आज भी मुमकिन नहीं? एक चैनल के लिए मैंने काम के लिए हाँ कर दी थी और पैसों की वजह से। तो जब भी मैंने पैसों के लिए काम किया, इस तरह के 3-4 मैंने बड़े बड़े काम किए हैं और मुझे उसमें नुकसान ही हुआ है। तो मतलब लाइफ में नुकसान हुआ है उसमें, उससे नहीं हुआ। फाइनेंशियल तो अच्छे हो गए लेकिन वैसे क्रिएटिविटी पे डेंट लगा, रातों की नींदों में डेंट लगा, सुकून नहीं था। तो वो मैंने गलतियां कुछ तरह की मुझे उनको वो मेरे करियर के अंदर बड़ा एक मुझे बुरा लगता है। मुझे पता है आपका सवाल तो कुछ और था लेकिन मैं घुमा गया। आगे से मैंने वो सवाल जो ब्रैकेट में लिखा था वो पूछा ही नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, मानी असफर की जोड़ी कुछ अरसे के लिए बीच में टूटी भी थी, कोई लड़ाई भी हुई थी, तो क्या वो वाकई लड़ाई थी या वो रेडियो वाली लड़ाई थी जो आप लोगों ने बड़ी रेडियो पे लड़ाइयां की हैं? झूठी लड़ाई करते थे रेडियो पे। नहीं, मानियो मेरा चक्कर था कि 8-9 साल हमने साथ काम किया, तो जब 7-8 साल हो गए साथ, तो वो किसको हम कहते हैं ना, शादियां होती हैं उसे बोलते हैं 7 year itch। एक चीज बोलते हैं, गोरा बोलता है 7 year itch। वो एक मिथ है कि 7 साल कोई भी पार्टनरशिप रहे तो उसमें नफरत सी पैदा हो जाती है आपस में बहुत। और मानी के साथ ये है कि हम लोग हर वक्त एक के बाद एक काम आ जा रहा है। कोई कॉन्सर्ट है, कोई कुछ है, कोई कहीं पे कोई अटेंडेंस देनी है, कहीं किसी प्रीमियर पे जाना है, हर वक्त साथ। तो उससे होता है कि एक पॉइंट के बाद नफरत ही होना शुरू होती है दूसरे से। तो और फिर उसमें मानी के सोच के इख्तिलाफात मेरे साथ, मेरी डिफरेंट सोच और डिफरेंट सोच है, तो वाकई ही फड्डा हो गया था। शादी हो चुकी थी दोनों की उस वक्त? नहीं, मानी की शादी के बाद भी हमने काम किया। फिर शादी से पहले फड्डा हुआ था एक्चुअली। फिर वापस दोस्ती हो गई थी, फिर हमने काम साथ करना बंद कर दिया था। लेकिन ड्यूरिंग आर्क डेज, आई थिंक 2000 शादी नहीं, आई टेल यू, मानी की शादी से कोई 1 साल पहले फड्डा हुआ था। हाँ, फड्डा हुआ था। बिकॉज वो इस तरह हुआ कि मुझे इस तरीके से याद है कि जब मानी हीरा से मिला तो उस वक्त मेरा फड्डा चला था, तो मुझे हीरा के बारे में मालूम नहीं था। सही, हम लोग बात नहीं करते थे। तो जब मैं दोबारा दोस्ती हुई तो हीरा आ चुकी थी जिंदगी में। सही, मतलब ये था क्या है, अच्छा ये कोई है, शादी हो रही है इससे, अच्छा कौन है, इस तरह का चक्कर था। ओके, जबरदस्त। अच्छा, जो रेडियो पे फड्डे होते थे, अब उनको सोचते हैं तो क्या लगता है कि हम क्या छोटे थे यार, बच्चे थे, बिल्कुल पता नहीं होता आपको कि ये प्रोफेशन है आपका, इसमें आप इतना चीजों को लाइटली ना लें। लड़ते थे हम बहुत सारी बातों पे। मैं अपनी बात करूंगा, मैं बहुत रिजिड और इंतहाई वैसा बंदा हूं कि अगर मैंने कोई चीज ठान ली है, सोच ली है और मैंने बोला कि ऐसे ही होगी तो वैसी होनी चाहिए, मैं शो बंद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा शो, अगर वैसे नहीं हुआ तो। ये मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मुझे एक विजन लेके चलता हूँ। तो जब उसमें अगर एक्टर या कोई बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो बोलता हूँ अच्छा फिर आ जाओ, इस पर लड़ लेते हैं। और वो वाकई मेरी बात जब कोई नहीं मानता तो नुकसान होता है उस शो को, ये मैंने देखा है। तो अपने काम को बचाने के लिए लड़ता हूँ,
तो उसमें मानी से बहुत फड्डा हुआ और बहुत लेवल फड्डा हुआ, बहुत जबरदस्त। मुझे इस पे कभी वो नहीं था, मानी से मसला नहीं हुआ कि मेरी बात तूने काट दी, तूने मुझे बोलने नहीं दिया, कोई बात नहीं, ना बोले तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 भी बोलूंगा तो उसकी 300 बातों से ज्यादा भारी होंगी। नॉट कमिंग स्लो ब्रो, नॉट कमिंग। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, बड़ी माशाल्लाह अच्छी जोड़ी थी, क्यों टूटी? बिकॉज वो उसका हर चीज का एक शेल्फ लाइफ होती है, एक माइलेज होती है। गाड़ी भी हो भले कितनी अच्छी की ना हो, उसको भी सर्टेन नंबर ऑफ माइल्स चलाएंगे तो टायर्स जवाब दे देंगे, इंजन बोलेगा, आवाजें आएंगी। तो हमारी गाड़ी भी थी जो एक टाइम तक चली, फिर नए लोग आ गए और एक इंडस्ट्री को, एक मीडिया इंडस्ट्री को ओवरऑल एक नई सोच मिली, एंड दैट वाज इनफ। एंड देन हम उसको ज्यादा घिसते पिटते तो लोग लाते मार के निकालते, तो उससे बेहतर है कि खुद ही आपने आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी कर ली तो अच्छा हो गया। अभी भी दोस्त हैं? हाँ, दोस्त हैं। अभी इनफैक्ट परसों मैं मानी टीपू साथी थे। इनफैक्ट जैसे दोस्ती मेरी सबसे ठीक है, गैंग की दोस्ती है। हम कब मिलते हैं करते हैं। अभी मानी की बर्थडे हुई, हम सब पहुंचे, शुगर लगाया, हिरा ने सरप्राइज पार्टी रखी थी। मानी फोन करता है कि रात को 2 बजे फोन कर देगा, जाग रहा है, चाय पिए, चल आएगा। हम चाय पीने बहुत चाहते हैं, तो ये बहुत होता है। टीपू के साथ भी रोज मुलाकात रहती है मुलाकात। इनफैक्ट अभी आते हुए आपके स्टेशन टीपू का फोन, लाहौर में अभी तो शूटिंग कर रहा है, तो वहां से फोन आया था कि यार मैं वो बड़ी अच्छी खेड़ियां देखी हैं, तो ये चाहिए। तो वो खेड़ियों की फोटोग्राफ दिखा रहा था मुझे कि ये वाली, वीडियो कॉल की थी कि देखो ये वाली खेड़ियां चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। सही। अच्छा जी, सलमा से लड़की के बाद फैंस बहुत नाराज नजर आया आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चक्कर होता है कि हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, हमारी पर्सनल लाइफ होती नहीं है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी चाहें। मेरा जिंदगी में प्रिंसिपल है वो ये कि मैं छुप के कुछ नहीं करता, खुले में करता हूँ। मैं इससे नहीं डरता कि बदनामी हो जाएगी, मैं इससे नहीं डरता कि मतलब इफ आई लाइक समवन तो मैं बोल देता हूँ। मैं उस तरह का बंदा हूँ, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ कि इफ आई लाइक अ गर्ल तो आई गो एंड टेल हर कि आई लाइक यू, बट इफ आई डोंट लाइक समवन तो आई मेक श्योर द पर्सन नोज आई डोंट लाइक देम। मैं बता देता हूँ भाई। हाँ, मतलब बोलते हैं तो कुछ हरकत ऐसी करता हूँ कि बिकॉज मैं कहता हूँ इससे दिल साफ रहना चाहिए। दिल में ऊपर अच्छी तरह मिल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, मुनाफकत नहीं पसंद। हाँ, मुंह पे अच्छी तरह मिल रहे हैं और गाड़ी में बैठते बोल दिया उफ जहर लगता है मुझे, ये मेरा स्टाइल वो नहीं है। सही है। बेटी तो माशाल्लाह कहते हैं आपकी शक्ल पे है, और आज मैंने देख भी लिया, साथ भी है हमारे। और लाडलेपन में क्या कुछ ज्यादा ही फरमाइशी प्रोग्राम चला लेती हैं या आप जरा रोबदार अब्बा? नहीं, देखिए फातिमा और मेरा चक्कर ये है कि फातिमा अब तो खैर माशाल्लाह 14 ईयर्स की होगी। फातिमा का चक्कर ये है कि फातिमा जब ये पैदा हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में ऑफिस में था, तो सलमा का फोन आया कि मैं हॉस्पिटल में छोड़ के उसको मैं ऑफिस चला गया। सलमा का फोन आया कि वो एक्चुअली वापस आना पड़ेगा, वो तो मुझे ले जा रहे हैं डिलीवरी रूम में। अब मैं ऑफिस में 4-5 बजे मैं ट्रैफिक फाइट करते हुए चंडीगढ़ रोड से भागा पहुंचा तो वो डिलीवरी हो चुकी थी। तो मैं डॉक्टर से बोल रहा हूँ मुझे कमरे में जाने दें, तो उसने कहा कि अभी 2 मिनट रुक जाओ। तो बाहर खड़ा हो गया तो मैं देखा 2-3 बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चे जो है वो कॉट पे लेटे हुए हैं, 3 अलग अलग कॉट्स में। तो मैं एक शीशे से देखा तो जब मेरी शक्ल पड़ी देखी ना, मैंने कहा अबे ये तो बिल्कुल मेरी शक्ल लेटी हुई है, यही है मेरी बेटी, बिल्कुल हूबहू लगा था मेरा छोटा बड़ा सा बेटा है, चोंच वैसे निकली होठ की, और बिल्कुल मैंने कहा ओ तेरी यही है। तो मैंने उसको पहले देख लिया, फिर मैं सलमा के पास गया, मैंने कहा मैं पहचान गया हूँ, वो पड़ी है बाहर। तो फातिमा मेरे साथ ही आई आज एक्चुअली, तो है फाती सीरियसली आई सॉ योर फेस ऑफ ओह माय गॉड दिस जस्ट लाइक मी। हाँ, पड़ी हुई थी वहां पर, तो पड़ी हुई थी। तो वो ना मुझे बड़ा वो हुआ कि ओ मिनी मी आ गया दुनिया में, मिनी मी आ गया। तो अब फिर उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया था, इसकी पैदा होने के 5 दिन 10 दिन में डिसाइड किया था कि यार मैं इसके बाप नहीं दोस्त बनूंगा, बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। और फिर उसके बाद से आज तक मैं और फातिमा बेस्ट फ्रेंड है। वो सारे जो होता है ना कि मैं उससे डिस्कस करता हूँ, यार फातिमा पेमेंट नहीं आई वहां की, यार वो प्रोड्यूसर ठीक नहीं है, यार वो एक्टर उसने बोल दिया, यार वो अंदर बातें जो आप दोस्तों में करते हैं, कोलीग से करते हैं वैसे, और ये अपने स्कूल की बातें मुझे बताती है सारी। तो हम भी फ्रेंड्स, वी आर नॉट, ऐसा कोई सीन नहीं है। जबरदस्त। चलिए जी, यहाँ थोड़ा सा पैसा कमा लेगा रेडियो और उसके बाद फिर हम वापस बेहतरीन पैसा कमाए। वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं हॉट ड्राइव और सवालात का सिलसिला है जो हम कर रहे हैं। इस पर आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं और हमने कहा आज हॉट ड्राइव का जो वाइंड अप है वो आपको बड़ा अच्छा सा दें, क्योंकि फिर रमजान के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो हम और भी बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। और हमने अब ये भी खुशखबरी मिली है कि बहुत कुछ और भी मजीद आने वाला है पीर मंगल को, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, टीबीएच के बारे में मुझसे और सवालात किसी ने पूछे हैं कि आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? टीबीएच इज बेसिकली मैंने नोटिस किया था, पिछले मैं देख रहा था बिफोर टीबीएच क्वारंटीन, उस वक्त नहीं, क्वारंटीन से बहुत पहले की बात है। क्वारंटीन में तो वो लॉन्च किया हमने 2019 में, 2019 की जनवरी में रिकॉर्ड किया था हमने ये
टीबीएच का पहला सीजन बिल्कुल, लेकिन लॉन्च नहीं किया था। लॉन्च हमने किया क्वारंटीन के टाइम पे, तो साल डेढ़ पहले वो रिकॉर्ड हो गया। क्या आपको पता था आने वाले दिन में ऐसे होने वाले? नहीं, मैं तो समझता कि फौरन ऑनलाइन कर देंगे, फौरन अपलोड कर देंगे, लेकिन जब क्वारंटीन आया ना तो हमने सब लगा सब घर बैठे हुए, तो बेस्ट टाइम है ऐसा कोई कॉमेडी शो। लेकिन बनाया मैंने क्यों था, जब मुझे बुलाया नाशपाती वालों ने, उन्होंने बोला हम चैनल एक नया खोल रहे हैं इंटरनेट के लिए, हमें कुछ बना दो वेब सीरीज, जो आपके दिमाग में अच्छा सा आइडिया आता है बना दें। वेब सीरीज का ज्यादा प्लान था उनका, कोई वेब सीरीज बना दें, ड्रामा श्रामा टाइप, कुछ मजेदार कॉमेडी कुछ ये इस तरह। तो मैंने कहा मैं कॉमेडी तो नहीं मैंने कहा वो नहीं प्ले नहीं बनाऊंगा या वेब सीरीज नहीं बनाऊंगा, मैं एक स्टेज प्रोग्राम बनाऊंगा, टॉक शो विद लाइव ऑडियंस। तो उन्होंने कहा कि टॉक शो क्या चलता है यार, और आप नोटिस करें 2019 में कोई टॉक शो चल रहा था, अब तो बहुत से स्टार्ट हो गए हमारे देखा देखी, लेकिन मुझे पता था कि ताबिश अगर अकेला मैं इसको, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छे बैट्समैन आप क्रिकेट में देखेंगे, अच्छे बॉलर्स, कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली मैच खेल जाते हैं, उन इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं कि उनको बंदा बोलता है पाकिस्तान खेलो चलो जाओ। वसीम अकरम का भाई यही हुआ ना, तो अच्छे, तो वो बिल्कुल ताबिश वाज लाइक द वसीम अकरम ऑफ मीडिया ऑफ टॉक शोज। तो आई न्यू कि इसको अगर उसको डीप एंड में फेंकूंगा ना समंदर में तो ये तैर लेगा, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दे दिए मैंने उसको, आयशा उमर टाइप ने, वो पहले ही शो में, और हमने उसका शो रिकॉर्ड कर लिया। तो वो क्योंकि वो इतने अर्से से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है तो कॉन्फिडेंस तो था, तो उसे निकाल लिया वो शो। तो पहले शो के बाद ये अंडरस्टूड कि ठीक है, इफ आई कैन टॉक टू आयशा उमर कॉन्फिडेंस, आई कैन टॉक टू एनीबॉडी। जब तक सबूर उबूर आई तो कारिसा वाला सीन हो चुका था, जो वो सब हो गए थे। तो वो आइडिया इस तरह से था कि आई रियलाइज दैट एक वैक्यूम है अच्छे टॉक शोज का, अच्छे होस्ट का वैक्यूम है, तो ये करते हैं। मुझे काफी हद तक ये इस बात की एश्योरेंस थी कि शो हिट होना हो ताबिश तो हिट हो जाएगा, बट द आइडिया वाज कि लाइव ऑडियंस अगर नहीं होगी शो में तो ये शो फ्लॉप हो जाएगा। अभी मैं टीवी से लाइव ऑडियंस निकाल दूं तो टीवी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पर अपनी आंखों के सामने लाइव लोग बिठा दूं तो मेरा बॉडी पोस्चर विल चेंज, मेरी आवाज बदल जाएगी, मुझे उनके रिएक्शन से समझ में आएगा कि जो कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे। सही। तो पूरा डिजाइन शो का हो जाएगा लाइव ऑडियंस और ताबिश के इर्द-गिर्द हुआ। ठीक है, ताबिश मिला कैसे? मैंने जियो के जमाने में वर्किंग एट जियो आग में, मैं जो जियो का चैनल था, म्यूजिक चैनल आग, तो उस आग का मैं कंटेंट हेड था। तो उस वक्त मैंने ना बहुत सारे टेलीफिल्म्स और यूथ के लिए इस तरह की प्रोग्राम्स टू मेक दोस प्रोग्राम्स। तो उस वक्त मैंने एक फिल्म सोची, बारिश में दीवार, टेलीफिल्म बारिश में दीवार टेलीविजन के लिए, और मैंने कहा वो आप पे भी चलेगी, जो भी चलेगी, एंटरटेनमेंट पे भी चल जाएगी। और उसका बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो ताबिश एक डिबेटर था। तो मैं गया था IBA कुछ कंपटीशन जज करने मानियों में, तो ताबिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो बैक स्टेज से मिलकर नंबर एक्सचेंज हो गया था, गपशप लग गई थी। तो मैं ताबिश को फोन किया 6-7 महीने बाद, मैंने कहा ताबिश मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तो तू आजा जरा कुछ डिबेट्स लिख दे। तो ही केम एंड ही हेल्प मी विद द स्क्रिप्ट। तो उसमें उसने मुझे ओपनिंग लाइन, हमारी फिल्म स्टार्ट होती है इस बात से कि अपनी पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। तो ये उसने मुझे शेर दिया और मैंने फिल्म स्टार्ट ही इससे की ना, अपनी इस शेर से। तो ताबिश का वो कंट्रीब्यूशन, और उसने आगे भी स्पीचेस, 2-3 स्पीचेस भी लिखी थी, तो वो बड़ा अच्छा उसके साथ दोस्ती। तो मैंने उसको उस वक्त कहा था कि तू ना फनी है, तो मजे की चीजें लिखता है, तो तू स्क्रिप्ट राइटर बन जा, एक्टिंग भी कर ले, एक्टर ही बन जा, मैं तुझे विजय बनाता हूँ, विजय बन जा। तो उसने कहा कि नहीं सुबह पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं, उसको IB में था, पढ़ रहा हूँ। तो वो मुलाकात हुई 2007-8 में। उसके बाद फिर जब ये वक्त का पहिया घूमा और फिर दोबारा मुलाकात 2018 में हुई, 17 में, तो हमने एक चैनल खोला था, उस वक्त यूट्यूब पे भी है, द सर्कस के नाम से। तो मैंने कहा चलो स्टैंड अप कॉमेडी शो करते हैं। तो ताबिश को हमने उसमें बुलाया, कुछ कॉमेडियंस बुलाए और हमने स्टैंड अप शो किया। फिर वो 1-8 साल गैप आ गया। फिर जब ये बड़ा नाशपाती वाला प्लान आया तो फिर मैंने कहा चलो इट्स टाइम टू लॉन्च यू। सही। तो दिमाग में कोई और होस्ट आए, 2-4-5 ऑप्शंस और आए, या बस आपको पता था यही एक वो ईंट है जो मैं कहीं भी लगाऊंगा और ये दीवार मुकम्मल कर देगी? हाँ, ये वही द थिंग इज कि मुझे बंदा देख के कोई एक चीज, मुझे हर प्रोजेक्ट में कोई एक चीज मुझे इंस्पायर कर देती है। या ड्रीमर्स मैंने किया था, तो ड्रीमर्स में मुझे एक चीज इंस्पायर की थी। ड्रीमर्स में कोई एक्टर इंस्पायर नहीं किया, कोई चीज इंस्पायर, मुझे ये इंस्पायर किया था कि एक बंदी है, उसको एक बंदा मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन है, बस ये मुझे इंस्पायर कर गई थी बात। इमरान असलम जो जियो के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे ये 1 लाइन दी थी कि सीक्रेट एडमायरर है लड़की का, उसको फूल आए जा रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। तो मैंने फूलों को मैसेजेस में कन्वर्ट कर दिया था कि मैसेजेस आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तो मुझे वो आइडिया पसंद आया था, तो मैंने वो उस पर ड्रीमर्स बना दिया।
यहाँ ताबिश ने इंस्पायर कर दिया तो मैंने शोज के लिए बना दिया। अगर ताबिश नहीं होता मेरे दिमाग में तो मैं टॉक शो नहीं बनाता, मैं गेम शो बनाता, कोई और चीज बनाता। आज से मैं आपके दिमाग में आगे उनको सोचते रहिएगा आने वाले दिनों में यहाँ में गाना सुनेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। असफर हमारे साथ हैं और आपसे यकीनन और भी कुछ चंद एक सवालात हैं जो हम करेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाजत भी जाएंगे। राइट, वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है और असफर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ बस आखिरी कुछ लम्हात हैं जिनमें मैं कुछ एक दो सवालात करूंगा और फिर इजाजत चाहेंगे। रिसेंट क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं असफर टीबीएच के अलावा? ओके, टीबीएच के अलावा हमने अभी दराज जो शॉपिंग ऐप है उनके लिए हमने एक शो बनाया है, इट्स कॉल्ड हंसना मना है विद ताबिश हाशमी। दराज ने उसको प्रेजेंट किया है और उसमें बेसिकली हम गेम्स खेलते हैं और वो मजे की चीज शो की है कि वो सिर्फ दराज की ऐप पे आएगा, उसे दराज की ऐप पे आएगा और उसको आपको देखने के लिए दराज की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और रमजान में चलेगा। तो वो महीने में 8 शोज हैं, 8 हफ्ते में 2 आएंगे। तो अब इसने होस्ट किया, उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट आके कुछ गेम शेम खेलेंगे, उसके साथ कुछ इम्प्रूव करेंगे, कोई एक्टिंग स्किल्स दिखाएंगे अपनी, और बहुत फनी है वो शो। तो उसका बड़ा जबरदस्त एक फीडबैक आया, ये है चल रहा। फिर मैं एक स्क्रिप्ट लिखवाई है फिल्म की मैंने, जो बड़े मेरे दिल से करीब थी, तो मैंने लिखवा ली फाइनली। और हसन जिया होते हैं मास्टरमाइंड प्रोडक्शंस की, जिन्होंने रॉन्ग नंबर बनाई थी फिल्म, और मेरे लव यू, हाँ अच्छे बड़ी सारी चीजें, और ड्रामा भी बनाते हैं। बड़े नाम है, बड़ा नाम है, बड़े खुद भी बड़े हैं, हाँ दोस्त हैं, प्यार करते हैं हमसे। तो उनके साथ मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि यार चलो फिल्म करते हैं। मैंने कहा चलो करते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखवा ली भी है मैंने। तो अब वो मैं चाहता हूँ वो बहुत ज्यादा उसमें आउटडोर है मेरी फिल्म में, तो गर्मियां ना हो जब शूट हो। तो जून जुलाई में प्लान था पहले, फिर मैंने कहा नहीं यार तो बहुत हसन भाई इसमें आउटडोर बहुत है, कुछ करते हैं। कहने का अच्छा आगे ले जाओ, तो मैं उसको नवंबर में ले गया। तो कोई सोचा था कैरेक्टर कुछ सोच के लिखा है कैसे कास्ट करूंगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ? हाँ, मैंने 3 लोग दिमाग में मेरे हैं बड़े पक्के कि मैं चाहता हूँ ये तीनों हों उस फिल्म में। मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनसे मैंने बात नहीं की है सीरियसली, और अभी तक मैं मुलाकात नहीं की, बात नहीं की। मैं बस वेट करता कि जरा ये खत्म हो जाए अभी काम वाम, तो मैं प्रॉब्ली रमजान में जाके किसी एक से मिलूंगा उनमें से। आपको लगता है आप कहेंगे वो मान जाएंगे? यार देखो, एक्टर तो मुझे तो बेसिकली मेरी फिल्म में तो मुझे एक्टर चाहिए, मुझे बड़ा नाम छोटा नाम से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो चाहिए एक ऐसा बंदा जो मेरे किरदार पे पूरा उतर रहा हो, और वो बंदा उतर रहा है। मुझे पता है जब मैंने किरदार लिखा उसकी बाबा शक्ल में सामने आती है, तो यार अगर वो हाँ कर दिया तो मजा आ जाएगा, नखरे ना कर। मैंने सुना आप रिहर्सल्स में खून थूकता? हाँ, मैं बहुत थुकवाता हूँ। ये बात बड़ी मशहूर है यार। मैं देखो ना, खुद बताना, हमारे तो रिहर्सल का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया ना। फाती फोटोग्राफ्स हो ना हमारी, ओ अच्छा हमारा कुल असासा, हाँ कुल असासा फोटोग्राफ। अच्छा वो नहीं, मैं थुकवाता हूँ खून, बिकॉज एक तो आई फील की रिहर्सल होनी चाहिए। रिहर्सल्स के साथ ना आपका सेट पे टाइम बचता है। फिर आर्टिस्ट जब रिहर्सल के घर जाता है ना एक्टर, तो सोने से पहले सोच रहा होता है कि यार ये लाइन ऐसे बोल दूंगा, वैसे कर दूंगा, आप ही बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एफर्ट होती है ना उसकी भी। और फिल्म में यार आपको एक शॉट मिलता है सही, आपको बड़े पर्दे पे आने का एक ही चांस मिलता है। आपने अच्छा नहीं बनाया तो फिर दोबारा लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि रिहर्सल्स हो और एक्टिंग मतलब एट पीक लेवल हो और परफॉर्मेंसेज हो। मैं अपनी जान मैं मारूं और वो लोग अपनी जान मारें, फिर चीज बनती है जबरदस्त। सवाल थोड़ा मुश्किल है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे। पाकिस्तान में इस एरा में जो फिल्म्स बनी है नामालूम अफराद के बाद से अगर बात करें, कोई एक फिल्म जो बहुत ही आपको मनुष्य लगी होगी, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए था, या उसके ना कास्ट सिलेक्शन अच्छा ना हो, लाइक कुछ भी? मुझे तो जो मुझे अच्छी लगी फिल्म उसकी बता सकता हूँ, बुरी तो मुझे अब देखें जो फिल्में तो बनी अच्छी बहुत कम है। सही है। अगर 100 फिल्में बनी है तो उसमें से मेरे ख्याल 5 अच्छी हैं। सही। तो 95 कचरा काम हुआ है, लिटरली कचरा काम हुआ है। मैं तो घबराता भी नहीं बोलते हुए, बिकॉज आप फिल्म बना रहे हैं और हम समझते हैं फिल्म का मतलब ये है कि उसमें डांस होना चाहिए, उसमें फाइटिंग होनी चाहिए, उसमें रोमांस होना चाहिए, उसमें भाई इसमें कहानी होनी चाहिए। यार कहानी अच्छी लेकर आओ ना। अब इतनी अच्छी फिल्म उसने बनाई फिजा ने और नबील ने, एक्टर इन लॉ, जबरदस्त फिल्म थी एक्टर इन लॉ, देख के मजा आया। ट्रेनिंग भी थी, एक मैसेज भी था, बट अगेन इतनी सोशल पॉलिटिकल फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? हम एक लाइट हार्टेड फिल्म बना लेते हैं अच्छी। अब मेरे निसा भी लव यू वाज अ गुड फिल्म, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट था बट बैडली एग्जीक्यूटेड। वो एग्जीक्यूशन में मार खा गया। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बंदी जो है वो गांव से आई है, अब स्वात अप नॉर्थ से आई है कराची, और वहां पर इतना शोर शराबा है कि उसको नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट कर रही है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑफ दैट नॉइज पोल्यूशन वो कंसीव नहीं कर पा रही। जबरदस्त लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है, 1 लाइन तो बहुत अच्छा है। तो
उसको एग्जीक्यूट करते सेंसिटिविटी के साथ, वो ह्यूमर से एग्जीक्यूट किया गया, वो बात नहीं सही। ह्यूमर में भी सेंसिटिविटी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको कॉन्सेप्ट को एट पार उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। बट आई लाइक एक्टर इन लॉ, आई लाइक जवानी फिर नहीं आनी। हुमायूं डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट फिल्म इन द सेंस कि उसने एक टीम इकट्ठी की, उनको वो पूरा ह्यूमर उस तरीके का लिखा, फिर बड़ी कास्ट थी, फिर नदीम बेग ने बहुत अच्छी एग्जीक्यूट की। उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू थी। मैं देखने गया तो डिड नॉट गेट बोर्ड इवन फॉर सेकंड। ये फिल्म तो ये है कि बोर्ड नहीं हो आप। फिर आई थॉट खुदा के लिए वाज अ गुड फिल्म, मुझे पसंद आई थी। बट देन खुदा के लिए वाज द फर्स्ट रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो वो एक हमने प्यार में भी, शेख साहब के प्यार में भी देख ली। एग्जैक्टली वो ये भी हुआ, बोल भी हमने उनकी मोहब्बत में देख ली। हाँ, बोल भी इसलिए। और कौन सी फिल्म अच्छी बनी थी? आई थॉट मुझे वो अच्छी लगी थी यार, इसकी बहुत पसंद आई थी, सरवर, नदीम सरवर की फिल्म थी पहली वाली, बॉक्सिंग वाली यार, व्हाट वाज इट कॉल्ड, जिसमें वो हुसैन शाह बनता है, हुसैन शाह वाली जो थी बॉक्सिंग की थी। डैम, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी यार वो। ओके, इट्स गुड फिल्म। सो ये वाली मतलब 95% फिल्म्स जो हैं वो बुरी हैं यार, बुरी हैं। और बुरी फिल्म में देखिए, फिल्म में सबसे पहली चीज होती है स्टोरी, और उसके बाद होती है किरदार जो है उसके अंदर, किरदार कितने अच्छे मंझे हुए बने हुए हैं कि नहीं, बिकॉज आपको किरदार याद रहते हैं यार। क्या आप इस बात पे अग्री करते हैं कि जो फिल्म के स्टार्स होते हैं, जो फिल्म के लोग होते हैं, वो फिल्म के होने चाहिए, और जो टेलीविजन के होते हैं वो टेलीविजन के एक्टर्स होने चाहिए, फिल्म के अलग और टेलीविजन के अलग? ये हम देखते भी आए, मासी में ऐसा रहा भी। अब वही लोग जो हमें टेलीविजन में नजर आए वही फिल्म में नजर आ रहे हैं। क्या ये मेरी सोच गलत है? नहीं, आपकी सोच सही है, क्योंकि देखिए अगर देखें, शाहरुख खान टीवी से हिट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर वो फिल्म में जाते, तो इतना बड़ा उनका सिनेमा है कि वो उसको मेरे ख्याल 1 आध 2 साल 3 साल 3-4 फिल्मों में उसको कर लेते, सही कर लेते। हमारे यहाँ सिनेमा बहुत छोटा है। मुझे खाली ये होता है कि हम अपने आप को मुस्तकिल बॉलीवुड से, हॉलीवुड से कंपेयर, या बॉलीवुड से ज्यादा कंपेयर क्या करते हैं, उनको ही देखते हैं क्या वैसे हो जाएं, वो कोशिश करते हैं फिल्में वैसी बन जाएं, कहानियां वैसी हो जाएं। मेरा मानना ये है कि हमें थोड़ी सी अपना स्क्रीन क्रिएट करना चाहिए। आपको पता चाहिए आपकी लिमिटेशंस में आपकी रियलिटी क्या है, और उस लिमिटेशंस में रहते हुए हमें एक अपनी, जैसे हमने अपना ड्रामा बनाया, हमारा ड्रामा किसी और से नहीं मिलता क्योंकि वो हमारा है। और वो किसने बनाया? वो बनाया पीटीवी ने। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे राइटर्स थे, उनकी कोई सोच थी, कोई फिलॉसफी थी, और उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया कि हम अपना ड्रामा बना रहे हैं, हम डिफरेंट बनाएंगे, नहीं। उन्होंने अपना काम जो उनको आता था वो ईमानदारी से किया। फिल्म वालों को भी घोड़े की तरह वो लगा के जीन और यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, और अपना काम फोकस करें, और जो आपको बेस्ट आता है वो बनाएं। हमें बेस्ट पता है क्या आता है? ड्रामा और डायलॉग, ये हमारा बेस्ट है। हम इतने ड्रामा बनाते हैं, सुपरहिट होते हैं। हमें चाहिए हम फिल्म भी ड्रामाई बनाएं। हम क्यों अपने उससे हटके हॉरर बना रहे हैं और पता नहीं क्या बना रहे हैं। हमारे पॉप म्यूजिक जैसा कोई म्यूजिक नहीं था, नहीं है, कोई कुछ भी नहीं था, और अब हम देखते हैं तो हमारे पॉप म्यूजिक में कुछ नहीं बचा। क्या है? मैंने तो देखें, ये मैं बताता हूँ, उसकी थोड़ी सी लंबा जवाब दूंगा, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है। मैंने पॉप इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, मैं उसकी विजुअल साइड पे था 94 में। तो 94 में आपको याद है, खाली एक म्यूजिक चैनल तो छोड़ दें, लेकिन सिंगर्स कौन कौन थे उस जमाने में? सिंगर्स थे अली हैदर, सीक्वेंसर्स, कोलाज, नदीम जाफरी, फखरे आलम, एरिड जोन, यासिर अख्तर, फ्रिंज बेनिफिट्स, याद है? ये वो दौर है, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ जी, हुकूमत बदली, कोई नई गवर्नमेंट आई, और उसने कहा ये बंद करो म्यूजिक आवारागर्दी, और ये म्यूजिक बंद हो गया। तो सारे सिंगर्स अंडरग्राउंड चले गए। कॉन्सर्ट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी 2-3 लोगों ने एक्टिंग शुरू कर दी, अली अदर ने एक्टिंग शुरू कर दी, अली अजमत ने भी एक्टिंग की उस जमाने में, ठीक है। हाँ, कोई वीजे बन गया, नदीम जाफरी वीजे बन गए, कोई पता नहीं अली और 2-3 और लोग थे, उन्होंने कोई और चीज ज्वाइन कर ली, किसी ने कोई कंपनी खोल ली, इवेंट्स की, इसकी उसकी, ये हो गया। वो तितर बितर हो गया था सिंगर्स। सीक्वेंसर्स का करियर खत्म हो गया, कोलाज बैंड के पैसे खत्म हो गए, वो बैंड टूट गया, यू नो। फिर जो इंडस्ट्री बंद रही को 2-2.5 साल, फिर एकदम से जी दौर आया पीपल्स पार्टी का दोबारा, फिर म्यूजिक इंडस्ट्री ऑन हो गई। जब इस बार ऑन हुई तो कुछ नए सिंगर्स नजर आना शुरू हो गए हमें। उसमें कुछ मैं नाम लूं तो कुछ बैंड्स थे नए। सेकंड लेग में कौन से बैंड? नजम शिराज वाले बैंड्स, वो उस तरह के, वो असद कुलाज नहीं, वो कारवान टाइप बैंड्स, तनसीर डार वाला, वो सेकंड लेग में आए, यू नो। तो एक बार बैन हुआ तो जी वो अंडरग्राउंड वाले बाहर निकल आए। तो म्यूजिक कभी भी किसी मूड में खत्म नहीं हो जाता।
आप कितनी बैन लगा दें, चादरें बिछा दें उसके ऊपर, कीले ठोक के बंद कर दें, वो रहता है अंडरग्राउंड है। जैसे ही मौका मिलता है वो अभी भी इस वक्त भी एज वी स्पीक अंडरग्राउंड बेशुमार बैंड्स जो हैं वो बन रहे हैं, पल फूल रहे हैं, अपने गराजों में अपने घरों में गाने बजा रहे हैं, किसी की शादी में गा रहे हैं, कॉलेज में गाड़ी में गाने बन रहे हैं। यही हुआ जब फिर दोबारा म्यूजिक बैन हो गया तो फिर वो फिर जब नेक्स्ट टाइम खुला तो मुशर्रफ के बाद खुला तो उस वक्त कौन कौन आया, नूरी, आतिफ असलम, ये वो कहां से निकला है? ये अंडरग्राउंड काम चल रहा था। आज भी ये हाल है। जैसे ही आप म्यूजिक को इंपॉर्टेंस देंगे आप देखें 150 बैंड निकलेगा। अब तो हमारे यहाँ सिर्फ बॉलीवुड तो चल ही नहीं रहा, अब सोशल मतलब इस पे अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, तो फिर अभी भी हमें वैसे लोग क्यों नहीं मिलते? जुनैद जमशेद, रोहेल हयात, मतलब ये वाले क्रिएटिव और इस तरह के लिरिक्स लिखे हुए क्यों नहीं मिलते? देखिए दो चीजें, एक तो ये कि हर मीडिया के जो सामने फेस आप देखते हैं, भले वो बहुत सारे नाम आप देख लें, उन सब के पीछे एक किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर या किसी स्टार मेकर का हाथ होता है। वाइडल साइंस के पीछे ये थे, शोएब साहब थे, इंडस म्यूजिक के गजनफर साहब थे, उन्होंने बहुत सारे बैंड्स बनाए। सारा काजमी ने बहुत अल्लन फकीर और उनका गाना बनाया, शकीका तेरे इश्क में जो भी डूब गया। कोई ना कोई प्रोड्यूसर की सोच होती है और फिर वो सोच या वो कोलैबोरेशन होती है बिटवीन टू आर्टिस्ट्स, लेकिन एक क्रिएटर होता है और एक परफॉर्मर होता है। ये कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा और बनता नहीं रहेगा उस वक्त तक, आप देखिए ना क्रिकेट में हुआ ना, इमरान खान ने एक टीम बनाई, छोड़ के गए, वर्ल्ड बेस्ट टीम थी वो। आज कोई पीछे ऐसा बंदा नहीं है तो टीम तितर बितर हुई भी है, एक मैनेजमेंट उसको चला रही कोशिश कर रही है। तो हम क्यों नहीं कल्टिवेट कर पा रहे नए लोग? क्या मसला है? वो यही म्यूजिक में भी है। अब रोयल हयात ने इतने लोग आगे पुश किए, आप देखें कहाँ खड़े हैं वो सब अपनी जगहों पे, मतलब नए लोग आ गए, जोए विकर जी, वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग निकल आए, बिकॉज एक क्रिएटर था ना। सही। सो यू नीड अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस दीज थिंग्स। राइट, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पे आए। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी और आप रेडियो भी आ रहे हैं। हाँ, वो भी शो मैंने भी कर रहे हैं, रमजान के बाद ये भी हमने पक्का कर लिया कि इंशाल्लाह शो भी होगा। लिसनर्स आप ख्याल रखें, आपसे मेरी कल से इंशाल्लाह इफ्तार की नशरियात में मुलाकात हो रही है 6 से 8, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और आप सबको रमजान की बेहद मुबारकबाद हमारी तरफ से।